There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. The crisis in Afghanistan continues. Scores of refugees have arrived in India, and many more are trying to make their way to other countries. Journalists across the world are reporting on this huge humanitarian crisis. Meanwhile, भारतवर्ष की TV9 भारतवर्ष में कुछ और ही चल रहा है. The biggest news coming out of Afghanistan is this. साल 2002 में अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी का सामना ऐसे महामानव से हुआ जिनसे कई अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया. In fact, this news is not even coming out from Afghanistan. It's coming straight out of their ass. वो विशालकाय महामानव अफगानिस्तान के वीरान इलाके में मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी गुफा में रहता था जहां जाने की हिमाकत आज भी अमेरिकी फौज नहीं करती है. TV9 भारतवर्ष, कहाँ से शुरू करूँ मैं? मतलब पहले तो पब्लिक इंटरेस्ट में सबको अपने डीलर का नंबर शेयर करो यार, सबके साथ शेयर करो. क्या बढ़िया माल फूक के आपने ये रिपोर्ट तैयार करी है. Everyone deserves to know how you got your hands on such good shit. We could have blamed the high quality Afghan Afim for this report, but your reporters didn't even go to Afghanistan for this. Watch TV9 turn into a Sabu and Raka meets Marvel and X-Men type really sadu comic. साल 2002 में अमेरिका की सेना की एक टुकड़ी का सामना ऐसे महामानव से हुआ जिसने कई अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया. अफगान का वो महामानव जिसे देख यूएस आर्मी में भगदड़ मची थी. महामानव वो विशालकाय महामानव अफगानिस्तान के वीरान इलाके में मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी गुफा में रहता था जहां जाने की हिमाकत आज भी अमेरिकी फौज नहीं करती है. लादेन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला. इसी सर्च ऑपरेशन के चलते अमेरिकी सैनिक उस गुफा तक पहुंचे. कंधार की उस गुफा में अमेरिकी सैनिकों का सामना लादेन की बजाय 5000 साल पुराने उस रहस्य से हुआ था. 2002 में हुए इस वाक़े पर अमेरिकी सेना ने आज तक किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है. आखिर क्या 19 साल पुरानी यूएस आर्मी और रहस्यमयी गुफा में रहने वाले महामानव की कहानी है? आप खुद देखिए. Some editor sitting in TV9 भारतवर्ष watched all of this and thought, मज़ा नहीं आया यार, थोड़ा और स्पाइस डालो. ये महामानव शाहमानव छोड़ो, लेट्स गो ऑल द्वापर युग ऑन आवर ऑडियंस. स्टोरी सेम रखते हैं, अमेरिकन सोल्जर्स को फिर से गुफा में भेजते हैं, बट प्लॉट चेंज हियर. महामानव के बदले कुछ और डाल देते हैं. कंधार की गुफा में अमेरिकी सैनिकों के सामने हथियारों से लैस 5000 साल पुराना विमान था. 5000 साल पहले का विमान. TV9, तुमने खुद कार्बन डेटिंग की थी विमान की? अमेरिका नहीं चाहता था कि गुफा में मिले उस रहस्यमय विमान का पता किसी को चले, लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स से वो खुफिया जानकारी लीक हो गई. लीक हो गई? क्या टॉप सीक्रेट खबर लीक हुई? सीधा जॉर्ज बुश ने TV9 को लीक करी. दावा तो ये भी किया जाता है कि अमेरिकी सैनिकों ने गलती से 5000 साल पुराने उस विमान की टाइम वेन एक्टिव कर दी थी, जिसका खामियाजा अमेरिकी सैनिकों को उठाना पड़ा. I'm sorry, time what? टाइम वेन. Time bell. No, Manisha, I think time bell नहीं well. Time well. Okay, time well. Now it still doesn't make any sense. This is a mainstream news anchor using words like time well or time bell or whatever the hell, as if these words actually really mean anything. And then they go ahead and say this. कंधार की गुफा में हूबहू वैसा विमान अमेरिकी मरीन कमांडोज की आंखों के सामने था जैसे विमान का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है. ये विमान ठीक शकुम विमान की तरह ही था. वो शकुम विमान जिसका इस्तेमाल महाभारत काल में होने का दावा है. वेद और ग्रंथ बताते हैं कि द्वापर में देवता ऐसे ही विमान से धरती पर आते थे. What do I even say to this? दावा है कि गलती से अमेरिकी सैनिकों ने इस विमान की टाइम बेल जैसे ही ऑन की, 8 मरीन कमांडोज विमान से निकली तेज रोशनी में गायब हो गए. भयानक मंजर देखकर बाकी सैनिक गुफा छोड़कर भाग आए. वाकई क्या भयानक मंजर है. TV9 भारतवर्ष मतलब न्यूज के नाम पे इतनी बकवास चल सकती है. सुपर भयानक. The best bit was this disclaimer that TV9 ran with the show. साल 2002 में हुए इस वाक्य पर अमेरिकी सेना ने आज तक किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया. और सबसे अहम बात यह है कि इस घटना का कोई भी साक्ष्य नहीं है. न ही किसी अमेरिकी सैनिक ने इस घटना का कभी कोई जिक्र किया. लेकिन बीते 2 दशक से अफगानिस्तान के रहस्यमय गुफा की कहानी वायरल है.
अमेरिकी सैनिकों और विशालकाय दानव के बीच की मुठभेड़ की थ्योरी भी वायरल है। मगर सच तो ये है कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। ये कोरी कल्पना ही है जिसे सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया जा रहा है। मगर हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता है। हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। अमेरिका ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सच तो यह है कि ये कोरी कल्पना है। तो यार तुम लोगों ने पूरा प्राइम टाइम शो क्यों किया इस पे? मतलब पूरा प्राइम टाइम कोरी कल्पना पे कर डाला। That's actually probably the only thing that makes sense here. Doing a prime time on someone's random imagination. Best part is that this कोरी कल्पना is not even original. ये कोरी कल्पना की उपज सबसे पहले यूएस में 2016 में हुई थी, जहाँ ये हिंदू महामानव क्रिश्चियन था। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बिब्लिकल नॉट वैदिक। Cut to 2019 and YouTube के Facts are Not Facts type channels had already peddled this बकवास about द्वापर युग का विमान। ये घटना तब की है जब अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कुछ अमेरिकी सैनिकों की नजर एक विमान पर पड़ी। ये विमान करीब 12 फीट का था जो जमीन में बुरी तरह धंसा हुआ था। ये वही विमान था जिसका उल्लेख महाभारत समय की कहानियों में मिलता है। क्या TV9 तुम्हारी फेक न्यूज भी ब्रेकिंग नहीं है? कुछ तो ओरिजिनल करते यार। Moving on from Kori Kalpana to some reality. Sikh refugees from Afghanistan made their way back to India this week. So, BJP walas and BJP friendly TV media both were present at the airport to milk the situation as best as they can. The best was this Times Now reporter. Just watch him. इस पूरे इवैक्यूएशन के लिए किसका किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? किस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 श्री राम, नंबर 3 जीसस, नंबर 4 मोदी जी ऑफ कोर्स। आपकी लाइफलाइन है आस्क अ चाटू जर्नलिस्ट। सबका शुक्रिया अदा करें मोदी सरकार का, भारत का। अद्भुत अद्भुत, क्या सवाल दिया है, चैनल खुश हुआ। अगला सवाल सीए की पुष्टि के लिए। पिछले साल एक बिल पास हुआ था सीएए का, जिसमें जो अफगान के रेफ्यूजी हैं उनको देश का नागरिक बनाया जा सकता है, जो कि दूसरी माइनॉरिटीज है जिन पे जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे। आप ऐसे कानून, ऐसे बिल का स्वागत करते हैं आप लोग? Say no, just come to the point. CA is the best. हाँ जी बिल्कुल मदद करें, बहुत स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी बोलो ना, CA is the bestest. ऐसे कानून आने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल आने चाहिए। सीएए का आप स्वागत करते हैं? हाँ जी क्योंकि आपको उससे ही हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बोल तो दिया यार उसने, और क्या बोलेगा बेचारा बंदा। Should he start latoing on the ground and say thank you मोदी जी? You are saying, आप कह रहे हो कि सीएए का आप स्वागत करते हैं और भारत सरकार को आप धन्यवाद। You are saying नहीं Times Now, you are saying this. This is Himmat Singh Granthi is speaking exclusively to Times Now, thanking Government of India for the evacuation. At the same time, appreciating law like CAA, which will provide citizenship for him. Appreciating the law? All I heard him say was mostly haan ji, just so that your inane line of questioning stops. Dear Times Now reporter, CAA will not be applicable to him, but I'll explain that later. Point is, आपकी रिपोर्ट की जरूरत क्या थी? Not like your editor needs your drama to add to her drama. आज जिस तरह माथे पर रखकर गुरु ग्रंथ साहब लौट कर आया, सिर्फ काबुल से दुशानबे होते हुए भारत में के सेवा में जरा सा भी ब्रेक ना आए, सेवा में बिल्कुल भी कोई रोक ना आए। वाकई ट्रूली मोदी सरकार की सेवा में जरा सा भी ब्रेक नहीं आना चाहिए नविका। ओके, लाइट्स कैमरा एक्शन। अल्पसंख्यक सिख हिंदू अफगानिस्तान से ऐसे लौटा कर लाए गए हैं जिस तरह माँ ने अपनी गोद में करेक्ट। Something's missing. I think we need a little more feels. Little more feels, please. Some more feeling. अल्पसंख्यक सिख हिंदू अफगानिस्तान से ऐसे लौटा कर लाए गए हैं जिस तरह माँ ने अपनी गोद में समेट लिया, और इस पर भी कुछ लोगों को मुखालफत करना है। मैं नहीं जानती वो किस मिट्टी के बने हुए हैं, क्योंकि भारत माता की मिट्टी ऐसी तो नहीं थी। भारत माता की मिट्टी की छोड़ो, तुम किस मिट्टी की बनी हो नविका? Now look, it's commendable what the forces are doing in getting refugees from Afghanistan. It is also commendable that the Indian government has been alert to the situation there and issued a fast-track visa for all Afghans wanting to come to India. Though there have been some lapses here. What is not commendable is how so many primetime anchors
used the Afghan refugee crisis to say, wow, CAA is so great. ये शाहीन बाग वालों को कब अकल आएगी? Modi ji proved right. Can the need for a CAA type law be denied anymore? This one picture alone sends out a powerful message to those who said that the CAA to bring in persecuted minorities from our neighboring countries is unnecessary. मतलब तालिबान में संकट गहराया तब सबको CAA रास आया, अब सबको CAA पसंद आ रहा है। अगर CAA ना होता और जो ये बनाई गई थी पूरी स्कीम और ये लॉ पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, आप मुझे बताइए कि आज ये जो सिख और हिंदू हैं अफगानिस्तान में रहते हुए, ये कहाँ जाएंगे? First up, the cut-off date for CAA is 2014. मतलब ये लॉ इन लोगों पे लागू नहीं होने वाला है, ये लोग 2014 के बाद आए हैं. According to the act itself, people from any community arriving in India after 31st December 2014 will not be allowed the act's privileges. So how exactly will CAA help the current situation? It won't, and it isn't. More importantly, the problem with CAA was always the chronology. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAA भी आने जा रहा है, CAA भी आने के बाद NRC आएगा. Linking NRC and CAA was a signal by Modi government कि they want to single out Indian minorities by taking cover of helping minorities in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. चलो वो सब तो छोड़ो, वो बात की बात है. The fact is that CAA has not even been implemented in India. While it was passed in 2019, the Modi government is held back from publishing the rules of the act. Rules are guidelines on how a legislation will be implemented. Without them, an act is dead. So, how exactly is this a victory for a dead law? What is truly shocking is that reporters going out to cover this issue are not even aware of the law or what it says, as is evident from their line of questioning. Or, what's worse is that they are aware but are willfully misleading you. That's not a small thing. News channels belonging to the largest media houses in the country have no clue of the law or are willfully misleading you. All for ads, revenue and money, which you get by pulling off misleading circuses every night, preferably those that suck up to the government. Speaking of circus, watch the biggest clown in town. भारत ऐसा ही है, आदिकाल से ऐसा है, आदिकाल से भारत ऐसा है. ऐसा नहीं है कि 47 के बाद से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन में ऐसा हो गया या मोदी के शासन में ऐसा हो गया. आदिकाल से भारत ऐसा ही है. ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं. हाँ, इन्वेडर्स आते रहे, गोरे आए पहले, यानी ब्रिटिशर्स, उससे पहले मुगल आए, लेकिन मुगल की सल्तनत पूरा भारत नहीं था, सिर्फ दिल्ली था, आगरा से लेके दिल्ली. उसके बाद मामला टाई छुप फिसता, क्योंकि एक तरफ छत्रपति शिवाजी थे तो दूसरी तरफ राणा प्रताप होते थे. मुगल रूल आगरा से दिल्ली तक का था. माय डियर फ्रेंड, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की थोड़ी तो मर्यादा रखते. दिस इज सो ग्रोटेस्क. Anchors like Amish and their communal dog whistles about Mughals in a week where a Muslim bangle seller was brutally beaten up for selling bangles as a Muslim to Hindus. And then you have the same network as Amish tweeting this out. चूड़ी बहाना, लव जिहाद निशाना. चूड़ी वाले से मारपीट के बाद बवाल. चूड़ी वाले का धर्म क्या है? लव जिहाद के लिए बदल लिया नाम. शाम 4:56 बजे देखिए 5 की आंच में सिर्फ न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पर चूड़ी बहाना, लव जिहाद निशाना. The show was as bad as the tweet. आखिर क्यों शख्स ने अपना नाम बदला था? आखिर उसका मंसूबा क्या था? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. तो बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से कराने की मांग की है. जब बात आई मुस्लिम्स की तो हर चीज से आगे जिहाद लगा दो. उनका पैसा कमाना, उनका नौकरी जाना, सब जिहाद है. और हमारा मारपीट करना नेशनलिज्म है. गौर से देखिए इस एंकर को, जो कैसे इस न्यूज इवेंट को ट्विस्ट करने की कोशिश करता है. ही इज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई द बीटिंग. गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि उसने तो नाम बदल रखा था, हिंदू नाम बताया. तीसरी तरफ उसके पास आधार कार्ड भी 2 अलग अलग नामों के मिले हैं. कहानी कुछ ज्यादा उलझ रही है.
गृह मंत्री कह रहे हैं कि नाम बदल के काम कर रहा था, 2 आधार कार्ड थे, अलग अलग उसमें नाम भी थे। तो अगर नाम बदलकर काम कर रहा था तो फिर सवाल ये उठता है कि उसने बदला हुआ नाम क्यों नहीं बताया, उसने दूसरा आधार कार्ड क्यों नहीं दिखाया? ऐसी मारपीट की नौबत ही नहीं आती। दो आधार कार्ड, नेम चेंज किया, क्यों किया? क्या है आधार जिहाद का सच? जानिए हमारे रिपोर्टर से। ये जो 2 आधार कार्ड की बातें चल रही हैं उसमें असल में ये 2 आधार कार्ड का नंबर एक ही है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक ही आधार कार्ड। अब ये जो आधार कार्ड हैं जिनका नंबर एक ही है, अलग अलग जो प्रतियां जरूर हैं, तो एक में नाम उसका तस्लीम है, फादर का नाम उसमें मोहर अली है, और जो दूसरा आधार कार्ड है, मतलब दूसरी जो उसकी कॉपी है, वो उसमें उसका नाम असलीम है और फादर का नाम मोहर सिंह है। अब बात उसका ये दूसरा जो जिसको दूसरा आधार कार्ड कहा जा रहा है, वो उसका रीजन ये है क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उसने अप्लाई किया था तो उसमें जब उसका नाम आया था लिस्ट में, तो वो नाम वहीं ऊपर से गलत आया था। वो नाम आया था असलीम पिता मोहर सिंह। तो वो योजना, अब ये आदमी है बहुत गरीब और वो इस योजना का लाभ लेना चाहता था, तो इसलिए उसने इस आधार कार्ड में अपना नाम, इस नाम का आधार कार्ड का करेक्शन करवा। तो ये वाली बात है। अगर आधार कार्ड अलग होते, अगर 2 आधार कार्ड होते तो 2 आधार कार्ड के डिफरेंट नंबर होते हैं। और आधार कार्ड दूसरा बनाना इतना ईजी नहीं है क्योंकि उसमें आपका वायरस वगैरह, मतलब तमाम फिंगरप्रिंट्स वापस से लिया जाता है। तो इट्स नॉट दैट इजी कि मतलब कि आपने बना दिया आधार कार्ड और 2 नंबर हैं, तो अगर 2 नंबर होते तो भी एक बात अलग थी। इन दोनों कार्ड का नंबर एक ही, उसका एक पहचान पत्र है, उसमें उसका नाम भूरा है, तो भूरा उससे घर का नाम, ठीक है। तो अब सब उसको बोल रहे हैं कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था, हिंदू बन के ये चूड़ियां बेच रहा था और ये छेड़खानी कर रहा था। ये इसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई है कि भाई वो आइडेंटिटी छुपा रहा था। वो बंदा कोई आइडेंटिटी नहीं उसने छुपाई है, वो अपना बेचारा चूड़ियां बेच रहा था वहां आराम से। उसने चूड़ियां बेच के, वो एक महिला को सामान बेच के उठा पैसे लेके, और पीछे से इनके जो गुंडे, जो ये लोग थे वहाँ के लोकल गुंडे, ये बोला जाएगा उनको, उससे कॉलर से पकड़ा और सीधा उससे बस पूछेंगे तू मुसलमान है ना और तेरा नाम क्या है। तो वो लड़का डर गया था, मतलब उसको एक बाहर का आदमी, वो दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में, तो पीछे से कॉलर पकड़ा और उसको जब उन्होंने बोला तो उसने अपना पेट नेम बता दिया, जिसको घर का नाम है भूरा। और उसने बोला, फिर उसके बाद बोले कि नहीं तू मुसलमान है, तेरी शक्ल पे मुसलमान लिखा है, इस तरीके की वो उलझुल बातें करने लगे। और उसके बाद उसको मारना शुरू किया, उसको पूरा लूट लिया, उसके पैसे छीन लिए। मतलब वो वीडियो इतना खौफनाक है कि देख के मतलब बहुत अजीब लगता है वो वीडियो देख। फिलहाल जो विक्टिम है इस केस में, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। जब ये तस्लीम को वहाँ पे मारा पीटा गया तो उसके बाद वो एफआईआर दर्ज कराने गया थाने में, बाणगंगा थाने में, लेकिन उसकी एफआईआर ली नहीं। उसके बाद वो उसको ये बोल दिया कि भाई मतलब तुम अपनी जान बचा के भाग लो, और उन लोगों ने, पुलिस ने उसके पैसे जरूर दिलवा दिए थे लेकिन उसका सामान लूट गया था। उसके बाद फिर रात को कुछ लोकल्स ने उसकी मदद वगैरह की बाहर के, मतलब उस एरिया के बाहर के, और उन्होंने एक दूसरे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी। उसके नेक्स्ट डे तस्लीम के ऊपर ही वो उनमें से एक अक्यूज जो था, जिन लोगों ने उसको मारा था, उसकी बेटी के थ्रू एफआईआर दर्ज हुई। अब उस एफआईआर का कंटेंट ऐसा है कि मतलब उसमें कैसी बात लिखी है कि मतलब कि वो चूड़ी बेचने आया और उसने, इन लोगों ने उससे उसका नाम पूछा, उसने उसका नाम पूछा, उसने अपने पिताजी का नाम नहीं बताया, उसके बाद उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी से सामान लेने आते हैं या आपको कोई सामान बेचने आता है तो क्या आप उससे उसका नाम पूछते हैं, क्या उसके पिताजी का नाम पूछते हैं, उसके बाद आप उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, या आप खुद कोई चीज बेचते हैं तो क्या आप तीनों चीजें उसको सामने लोगों को दिखाते हैं या अपना धर्म बताते हैं? तो सारा मुद्दा है, ये सोचने की बात है। आप खुद सोच के देखिए कि बाकी मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके ज्यादा। नेटवर्क 18 ने हमें ये सब कुछ नहीं बताया, बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिपोर्टिंग व्हेन यू कैन जस्ट स्क्रीम जिहाद जिहाद। नेटवर्क 18 is owned by the company controlled by the richest man in India. Heck, he's one of the richest men in the world. You think his news channels will have the resources to send reporters on the ground and get to the truth of the matter? Of course they have resources and all the money in the world to do this, but they aren't putting their money to use for the sake of journalism. क्योंकि जिहाद जिहाद चिल्लाने से लोग शो देखेंगे, शो देखने से इनको एडवर्टाइजर्स मिलेंगे और इनका काम खत्म। बाकी इनके शोज की वजह से समाज में जितना भी जहर फैले, जितना भी झूठ फैले, इनको क्या? जब तक न्यूज़ बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेताओं के दम पे चलेगी, तब तक न्यूज़ रोज सेंसेशनलिज्म के जहर से सड़ेगी। That's why we say you need to pay to keep news free if you want news free. Free from pressure of ads, free from pressure of TRPs, and free from poison. Read Pratik's detailed report on newslaundry.com on this news. And while you're there, don't forget to subscribe to newslaundry.com. Click on the subscribe button on the top right corner and pay to keep news free.
गर्व से कहिए कि आपके खर्च पे आजाद हैं खबरें। That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much guys for watching this episode. If you liked it, please share it with your friends and family. Please help this episode reach as many people as possible. और प्रतीक की रिपोर्ट हिंदी में है, तो हिंदी की न्यूज़ रिपोर्ट ज़रूर सबके साथ शेयर करिए। जो लोग टीवी न्यूज़ देखते हैं और टीवी न्यूज़ को देख के भ्रमित होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रतीक की रिपोर्ट पढ़े। वो हिंदी में है तो सबको समझ भी आएगी।